काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 31। मैं मानता हूं कि साम्राज्य के कमीने लोग सोचते हैं कि मैं सचमुच बहुत परेशान करने वाला हूं। युवराज अचानक अपनी आलोचना क्यों करने लगे? केल चुपचाप युवराज के बोलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युवराज बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। केल को अचानक अनिश्चितता महसूस होने लगी। मैं वही युवराज था जो अपने राज्य के लिए न्याय की मांग कर रहा था, क्योंकि मैं हमारे रोअन राज्य में जादुई बम की घटना के लिए जिम्मेदार संगठन की तलाश कर रहा था। केल की अभिव्यक्ति और भी खराब हो गई। दूसरी ओर युवराज अलबरू का चेहरा और भी अधिक चमकीला हो गया, मानो वह बहुत खुश हो। मैं एक राजकुमार की तरह लग रहा था जिसने पश्चिमी महाद्वीप से उन दुष्टों को खत्म करने की दिशा में अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, बजाय इसके कि जो कुछ हो रहा था उस पर ध्यान दे। मैंने साम्राज्य के प्रति सहानुभूति दिखाई थी क्योंकि उसे भी ऐसी ही घटना का सामना करना पड़ा था और उनसे अपराधियों को खोजने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया था। केल ने बोलना शुरू किया। साम्राज्य को संभवतः बहुत बड़ा सिरदर्द था। हाँ, मुझे बहुत मजा आया। अल्बेरू बहुत दिनों बाद पहली बार केल के सामने मुस्कुरा रहा था। केल ने उसकी नजरें चुरा लीं और सोचने लगा कि साम्राज्य को अजीब स्थिति में डाल दिया गया है। रोआन साम्राज्य, यह एक ऐसा राज्य था जो न तो मजबूत था और न ही कमजोर। हालांकि ये पश्चिमी महाद्वीप पर एक लंबा इतिहास वाला राज्य था। अगर उस राज्य का युवराज न्याय से भर जाए और हंगामा मचा दे, तो साम्राज्य उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन वे उसके साथ न्याय भी नहीं चिल्ला सकते, चूंकि वे सह अपराधी हैं। न तो केल और न ही अल्बेरू इस बात की पुष्टि कर सके कि मोगोरू साम्राज्य गुप्त संगठन और रोआन साम्राज्य पर उनके जादुई बम आतंकी घटना के साथ मिलीभगत में था या नहीं। हालांकि साम्राज्य निश्चित रूप से सूर्य देवता के चर्च पर गुप्त संगठन के हमले में शामिल था और उन्होंने संत और पवित्र युवती को मारने की भी कोशिश की थी। यही कारण है कि वे आतंकवादी घटनाओं को यथासंभव चुपचाप टालना चाहते थे। इसलिए ये युवराज जो लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा, उनके लिए अत्यंत कष्टप्रद होगा। हालांकि अल्बरू अन्य राज्यों के साथ अपने गठबंधन को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन इसका किसी बड़े काम से क्या संबंध है? जैसा कि मैं उस तरह से अभिनय कर रहा था। अल्बरू के शब्दों पर केल ने अपना सिर हिलाया। अभिनय? महाराज हमेशा से ऐसे ही व्यक्ति रहे हैं। आप न्यायप्रिय और पवित्र हैं। बहुत हो गई बकवास। अल्बेरू ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी, इसलिए केल चुप हो गया। अल्बेरू ने उस व्यक्ति से बात करना शुरू किया जो उससे भी बदतर था। वैसे भी मैंने बमबारी स्थान की जांच के लिए दिन रात एक कर दिया। जांच? हाँ, मैंने कहा कि मैं सबसे छोटा सुराग भी ढूंढना चाहता हूं और कहा कि मैं सूर्य देवता के वेटिकन चर्च और उसके सामने के चौक को देखना चाहता हूं। मैंने पूछना जारी रखा, तब भी जब वे युद्ध में थे। क्या साम्राज्य नाराज नहीं हुआ? मैंने धीरे से उन पर वार किया। केल को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। केल ने अपनी हंसी रोकी और पूछा, महाराज, इस तथ्य के आधार पर कि आपने मुझसे संपर्क किया है, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि साम्राज्य आपकी जांच से सहमत है। घटना को 1 साल हो चुका है। लगता है वे इस बात पर सहमत हो गए हैं, जबकि उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं ढूंढ पाऊंगा। अल्बरू ने मेज थपथपाए और बोलना जारी रखा। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि हम चारों ओर देखते हुए कुछ कीमियागिरी का अवलोकन कर सकें? नहीं, ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। जब से उसकी पीठ में खुजली होने लगी थी, तब से उसे बहुत बुरा लग रहा था। क्या साम्राज्य खराब मूड में नहीं है क्योंकि उन्होंने विपर किंगडम के हाथों एक महल खो दिया है? वे ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वे नागरिकों का ध्यान इस बात पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे आतंकवादी घटना की जांच में हमारे साथ किस तरह सहयोग कर रहे हैं। एल्ब्रू ने केल की ओर देखा और वह बोलता रहा, संभवतः साम्राज्य ने जांच के नाम पर हर मूल्यवान वस्तु ले ली होगी। सही है ना? उद्धरण चिन्ह ... मुझे ऐसा लगता है। क्या संत और पवित्र युवती ठीक है? वे हैं। केल को अचानक एक विचार आया और उसने जवाब देना बंद कर दिया। फिर वह मुस्कुराने लगा। महारानी? हाँ। एल्ब्रू ने केल की ओर देखा, जो अब निराश नहीं लग रहा था, और उससे आगे बढ़ने का आग्रह किया। क्या आप सोच रहे हैं कि चर्च में कोई खजाना छिपा हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कदापि नहीं। केल को लगभग यकीन था कि कुछ तो होगा। यह उनका अंतर्ज्ञान था क्योंकि वह कई वर्षों से काल्पनिक उपन्यास पढ़ते रहे थे। सूर्य देवता का चर्च सैकड़ों वर्षों तक साम्राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में जीवित रहा। उन्होंने अपने कीमती खजाने कहीं न कहीं अवश्य छिपा रखे होंगे। साम्राज्य ने अभी तक चर्च की उन इमारतों को नष्ट नहीं किया था जो बमबारी की घटना से प्रभावित नहीं हुई थीं।
राउंड, जो चुपचाप कोने में बैठकर सुन रहा था, केल के मन में बोलने लगा। मानव, मानव, क्या हम खजाने की खोज कर रहे हैं? मैं खजाने की खोज में बहुत अच्छा हूँ। केल और भी अधिक मुस्कुराने लगा। भले ही संत को कुछ समझ नहीं था और पवित्र युवती के मन में चच के प्रति नकारात्मक भावनाएं थीं। क्या उन्हें कम से कम किसी गुप्त डिब्बे के बारे में तो पता नहीं होगा? केल को अलबरू की आवाज सुनाई दे रही थी जब वह अपने दिमाग में विचारों को व्यवस्थित कर रहा था। 5 से 5, मैं 5 ले लूंगा। कैले की निगाह अलबेरू की ओर चली गई। मैं बहुत उदार हूँ। क्या आप खजाना महल को नहीं सौंपने जा रहे हैं? मैं इससे बेचकर कुछ पैसे ले लूंगा। इतनी सारी औषधियों का भुगतान करने के बाद मेरी निजी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। राउंड की आवाज एक बार फिर केल के दिमाग में गूंज उठी। मानव, तुम और युवराज एक ही तरह से मुस्कुरा रहे हो। तुम फिर से उसी तरह हंस रहे हो। केल सीधे बैठ गया और युवराज से एक प्रश्न पूछा। ये कब है? दिसंबर। उन्होंने कहा कि हमें उनके 7 साल के अंत का जश्न मनाने आना चाहिए। मुझे लगता है कि वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। धन, क्या साम्राज्य वर्तमान में अपनी ताकत नहीं छिपा रहा है? साम्राज्य ने टूनका के साथ युद्ध में भी अपनी मुख्य ताकत, जिसमें कीमिया भी शामिल है, कुछ छिपा रखा था। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। वैसे भी हम दिसंबर की शुरुआत में एम्पायर की ओर जा रहे हैं। अभी नवंबर का मध्य था और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। केल ने वीडियो संचार उपकरण को बंद करने की तैयारी की और अलबरू को अलविदा कहा। महाराज, मैं आपसे राजधानी में मिलूंगा। जैसा कि अपेक्षित था, केल की प्रतिक्रिया सुनते ही अलबेरू ने फोन काट दिया। ऐसा लग रहा था कि यह राजकुमार कभी नहीं बदलेगा। केल, राउन और चोई हान के साथ अन्यों की अपेक्षा अधिक तेजी से आगे बढ़ा। वह इस समय हेनिट्यूज महल में अपने पिता के कार्यालय में उनसे मिल रहे थे। वह काफी समय से यहाँ नहीं आए थे। पिता? हाँ। काउंट डेरूथ अपने बेटे को काफी समय बाद पहली बार देखकर मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। काउंट का मानना था कि केल हैरिस विलेज के विला में एक सन्यासी की तरह रह रहा था, जब तक कि वह युवराज के आदेश पर दूसरे राज्य में नहीं चला गया। देखा, मैं आराम से बोलो। कैल के अन्य लोगों से पहले यहाँ वापस आने का एक कारण था। मैं अपने कुछ परिचित लोगों को अपने क्षेत्र में लाने की योजना बना रहा हूँ। लोग जिन्हें मैं जानता हूँ। वह स्वाभाविक रूप से बाघ जनजाति के बारे में बात कर रहा था। उनकी संख्या और आकार के कारण उन्हें छिपाना मुश्किल और कष्टप्रद होगा। काउंट डेरूथ ने अपने बेटे के चेहरे पर गंभीरता देखी और बोलना शुरू किया। कितने लोग? लगभग 20। वे गरीब और दयनीय लोग हैं जिन्होंने अपना घर खो दिया है। क्या वे एक परिवार हैं? जी श्रीमान, हम। काउंट डेरूथ ने सोचना शुरू किया। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। लोग बिना घर के इधर उधर भटक रहे थे। उसे यकीन था कि ये लोग पतझड़ में कुछ भी फसल काटने में सक्षम हुए बिना ही इधर उधर भटक रहे थे। वहां कुछ वयस्क, साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। केल की बातें सुनकर काउंट डेरूथ की भौहें और भी गहरी हो गईं। वह सोच रहा था कि ये दयनीय लोग नया घर ढूंढते हुए कैसे काम रहे होंगे। काउंट डेरूथ ने खुद को शांत करने के लिए चाय की चुस्की ली। चाय पीने के बाद जब वह थोड़ा गर्म हुआ तो उसने अपने बेटे कैले की ओर देखा। वह समझ गया कि उसका बेटा उन्हें यहाँ क्यों लाना चाहता है। उसका बेटा वाकई एक बड़ा दिल वाला आदमी था। केल ने डेरूथ की प्रतिक्रिया देखी और यथासंभव दयनीय स्वर में कहा, पिताजी, इसलिए मैं उन्हें हैरिस विलेज में बसने देना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? यह क्षेत्र के स्वामी का निर्णय था कि नए निवासी क्षेत्र में आ सकते हैं या नहीं। केल सतर्क था क्योंकि वह सिर्फ कुछ मेहमानों को नहीं ला रहा था, बल्कि वह उन्हें अपने क्षेत्र में रहने का स्थान दे रहा था। लेकिन मुझे यकीन है कि वह इसकी अनुमति देंगे। उसने सोचा कि डेरूथ उसके व्यक्तित्व के आधार पर आपत्ति नहीं करेगा। काउंट ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह थोड़ा मुश्किल है। केल झेप गया। माफ करें। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेरूथ नहीं कहेगा। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। काउंट डेरूथ ने उसी समय बोलना जारी रखा। हैरिस विलेज हमारे क्षेत्र का सबसे उत्तरी भाग है। उम्मीद है कि उत्तरी गठबंधन वसंत में आगे बढ़ेगा। काउंट डेरूथ स्वयं को एक स्वार्थी व्यक्ति मानते थे, फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति गर्मजोशी दिखाई। इसलिए मैं वसंत से पहले उत्तर के मौजूदा निवासियों को भी वहां से हटाने की योजना बना रहा हूं। हम निवासियों को खतरनाक स्थान पर नहीं छोड़ सकते। खटखट। डेरूथ ने अपना चाय का प्याला मेज पर रख दिया और बोलना जारी रखा। उन लोगों को महल में ले आओ। मैं उन्हें रहने के लिए जगह दूंगा। केल ने काउंट डेरूथ को बिना कुछ कहे देखा। केल की हालत देखकर काउंट ने फिर से बोलना शुरू किया। आपको किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हमारे इलाके में बहुत सारी खदानें हैं और कला का विकास हुआ है, इसलिए हम विदेशियों से कभी भी चिंतित नहीं रहे हैं। जब से हमने महल की दीवारों को मजबूत किया है, तब से महल भी बड़ा हो गया है। मैं उनकी आर्थिक जरूरतों में भी मदद कर सकता हूँ। पिता, केल ने सावधानीपूर्वक काउंट डेरूथ की बात बीच में ही रोक दी, जो ऐसा लग रहा था कि अभी बोलना जारी रखेगा, और उसने जवाब दिया, वे टाइगर जनजाति हैं। वे टाइगर जनजाति के जानवर लोग हैं। काउंट डेरूथ ने अपने बेटे की ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि वह अचानक टाइगर जनजाति के बारे में क्यों बात कर रहा है। पिताजी, मैं जिन लोगों को ला रहा हूं वे टाइगर जनजाति से हैं। केल ने उदारतापूर्वक काउंट डेरूथ को समझाया, जो भ्रमित लग रहे थे। वे बहुत ताकतवर हैं। युद्ध की तैयारी के लिए वे हमारे लिए बहुत बढ़िया हैं। मैं उन्हें यहाँ लाने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि वे बिना घर के भटक रहे हैं। काउंट डेरूथ ने बहुत देर के बाद बोलना शुरू किया। आपने अच्छा किया। जी श्रीमान। केल ने काउंट की प्रशंसा खुशी से स्वीकार कर ली। पिताजी, हैरिस विलेज का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है, लेकिन अब वहाँ कोई निवासी नहीं रहता। टाइगर जनजाति भी जंगल के आसपास रहना चाहती है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर हम उन्हें गांव को एक नए घर के रूप में दे दें। आप सही हैं, आप सही हैं। उत्तर देते समय काउंट ने कई बार अपना सिर हिलाया। अब उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी। राउंड, जो अदृश्य रहकर पिता पुत्र की जोड़ी को बातचीत करते देख रहा था, केल के मन में बात करने लगा। मानव, काउंट वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे तुम लोगों को ठगते समय करते हो। यह आश्चर्यजनक है। ये बहुत समान है। केल ने राउंड की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे पृष्ठभूमि संगीत हों। काउंट ने अपने बेटे को क्षेत्र के स्वामी के रूप में आदेश दिया। मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ। जी श्रीमान। उठने से पहले केल ने काउंट से कुछ और बातें भी की। केल के दरवाजे की ओर बढ़ते ही काउंट डेरूथ ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अपना चेहरा समय समय पर दिखाते रहो, भले ही तुम व्यस्त हो। तुम्हारी माँ और भाई बहन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ। मैं साल की शुरुआत यहीं बिताने की कोशिश करूंगा। अच्छा। केल कार्यालय से बाहर चला गया। किम रोक-सू, जो अब कैल बन चुका था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका लंबे समय से कोई खून का रिश्तेदार नहीं था, ये बातचीत उसे हमेशा थोड़ा अजीब महसूस कराती थी। हालांकि उसके पास इस प्रकार की असहजता महसूस करने का समय नहीं था। केल ने काफी समय बाद पहली बार शहर में चाय की दुकान का दौरा किया। लेस देन कविता के साथ चाय की खुशबू ग्रेटर दैन। ये फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के बिलोस द्वारा संचालित चाय की दुकान थी। बिलोस के राजधानी चले जाने के बाद से ही एक कर्मचारी इसे चला रहा था, लेकिन यह अभी भी उसी स्थान पर बना हुआ है। और आज मालिक काफी समय बाद पहली बार दुकान पर लौटा था। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। क्या आप ठीक हैं, युवा मास्टर निम? बिल्लोस का गुल्लक जैसा चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वह वर्तमान में केल द्वारा उसे दिए गए जादुई उपकरणों का उपयोग कर रहा था, साथ ही विपर किंगडम के गृहयुद्ध से प्राप्त लाभों का उपयोग करके फ्लिन मर्चेंट गिल्ड में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। ठीक ठाक। आपसे संपर्क करने के तुरंत बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आ जाएंगे। मैं संयोग से उस इलाके में था। वैसे भी जब भी तुम मुझे बुलाओगे मुझे तुरंत आ जाना चाहिए, युवा मास्टर निम। बिल्लोस ने अपनी ईमानदार भावनाएं साझा की। उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि केल ने कभी अपना समय बर्बाद नहीं किया। एक व्यापारी के रूप में उसका अंतर्ज्ञान उसे कुछ बता रहा था। यह उसे बता रहा था कि जब भी केल उसे बुलाता है तो हमेशा कुछ न कुछ होता है। वह तुरंत वहां पहुंचा क्योंकि उसे उत्सुकता थी कि इस बार क्या होगा। केल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। चलो साम्राज्य की ओर चलें। उद्धरण चिन्ह ... साम्राज्य। बिल्लोस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुद को केल की कही किसी भी बात के लिए तैयार कर लिया था। केल ने सहजता से कहा, हाँ, लेकिन क्या आप किसी कीमियागर को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। टैप टैप। केल ने अपनी बात जारी रखते हुए मेज पर थपथपाए। वह चिंतनशील लहजे में बोल रहा था। मुझे यकीन है कि कुछ अल्केमिस्ट ऐसे हैं जिन्हें साम्राज्य ने अल्केमिस्ट बेल टॉवर का हिस्सा बनने से पहले ही किनारे कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे विपर किंगडम में हुआ था। बिल्कुल विपर किंगडम की तरह। उस समय जब मैजिक टॉवर ने भूमि पर शासन किया था, ऐसे जादूगर थे जो लोगों के क्रूर प्रयोगों और उत्पीड़न को देखने के बाद मैजिक टॉवर से दूर चले गए थे। साथ ही कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मैजिक टॉवर से अपने तरीके बदलने के लिए कहने के बाद बाहर निकाल दिया गया था। यद्यपि अल्केमिस्ट्स का घंटाघर इस समय काफी शांत था, फिर भी वे क्रूर प्रयोग कर रहे थे। ऐसे लोग अवश्य ही होंगे जो ऐसे प्रयोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और अपनी इच्छा से ऐसा करेंगे या इससे बाहर निकल जाएंगे।
केल ने देखा कि बिलोस ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। बिलोस ने बोलना शुरू किया, हालांकि मैं किसी को नहीं जानता, फिर भी मैं किसी को ढूंढ लूंगा। हाँ, मुझे इसी तरह की प्रतिक्रिया पसंद है। बिलोस से बात करना आसान था। बिलोस ने सावधानी से केल से पूछा, जो संतुष्ट लग रहा था। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई कीमियागर मिल जाए तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? उन्हें काम पर लगाओ। माफ करें। केल ने बिल्लोस के प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया और वही कहा जो उसे कहना था। क्या आप जानते हैं कि कीमिया के लिए सामग्री कहाँ से खरीदी जाती है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। साम्राज्य में बहुत सारे हैं। तो फिर मैं जो चीजें खरीदने को कहूं, उनमें से बहुत सी चीजें खरीद लेना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, हम, हाँ सर। रावण ने केल के मन में बोलना शुरू कर दिया। मानव, क्या हम भी आग का वह स्तंभ बना रहे हैं? 1000 साल पुराने प्राचीन ड्रैगन को कीमिया का भी काफी ज्ञान था। एरोहाबेन ने उस तरल पदार्थ को देखा जिसने आग के खंभे को बनाया था और बोलना शुरू कर दिया। इंसानों ने कुछ बहुत मनोरंजक बनाया है। एरोहाबेन वर्तमान में अपनी मांद में जिज्ञासावश शोध कर रहा था। केल ने साम्राज्य में रहते हुए अपनी सभी आवश्यक चीजें प्राप्त करने की योजना बनाई। मानव, यह मजेदार लगता है। जब साम्राज्य ऐसा कर सकता था तो कोई कारण नहीं था कि वे ऐसा न कर सकें। तो क्या मुझे पहले साम्राज्य की ओर जाना चाहिए? हाँ, मेरी योजनाएं महामहिम के अनुरूप होंगी, इसलिए आप भी उसी के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। राजकुमार साम्राज्य में अपनी यात्रा का विज्ञापन सभी को दे रहा था। इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसके कार्यों से रोवान साम्राज्य के नागरिकों को यह विश्वास हो जाता कि वह एक न्यायप्रिय राजकुमार है। मैं समझता हूँ। बिल्लोस को बिना कुछ पूछे सिर हिलाते देख केल ने ये संक्षिप्त बैठक समाप्त कर दी। दोनों ने साम्राज्य की राजधानी में शराब पीते हुए लंबी बातचीत करने की योजना बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। केल तेजी से चलने लगा। सबसे पहले उसे टाइगर जनजाति के आने से पहले हैरिस गांव से संबंधित सभी दस्तावेजों का ध्यान रखना था। बेसन, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। हाँ, क्युंगनिम, उसका छोटा भाई बेसन, जिसे उसने कुछ समय से नहीं देखा था, अब क्षेत्र के प्रशासन में बहुत शामिल था। हालांकि काउंट डेरूथ ने कहा था कि कैल इस हैरिस विलेज की स्थिति के प्रभारी थे, फिर भी उन्होंने बेसन को कैल के पक्ष में रखा। एक बार जब बेसन स्वामी बन जाएगा तो मैं उसे इस तरह की बातें बता सकता हूँ। केल ज्यादा कुछ नहीं करने की योजना बना रहा था, लेकिन यदि उसके पास कुछ रिपोर्ट करने का कोई कारण हो तो उसे यह जानकर राहत महसूस हुई कि वह इस तरह बेसन को रिपोर्ट कर सकता है। यही कारण था कि जब केल ने बेसन को दस्तावेज सौंपे तो उसका चेहरा शांत था। ये वो दस्तावेज हैं जो मैंने बनाए हैं। धन्यवाद क्युंगनिम, मुझे इस तरह से आपका समर्थन करने में खुशी हो रही है। समर्थन? पिताजी ने तुम्हें मेरा समर्थन करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने हमें साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था। बेसन की बात सुनकर कैल ने आह भरी। वह सोच रहा था कि उसके पिता ने बेसन को उसके साथ इसलिए रखा है क्योंकि उसे चिंता थी कि कैल सब कुछ ठीक से नहीं संभाल पाएगा। इसका मतलब है कि जब प्रशासनिक कार्यों की बात आती है तो बेसन भरोसेमंद है। इसका अर्थ ये होना चाहिए कि उत्तराधिकारी के रूप में बेसन की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। बेसन ने अपने भाई की ओर देखा, जो उसे दस्तावेज सौंपने के बाद आराम से चाय पी रहा था, और बोलना शुरू कर दिया। क्युंगनिम, हाँ। बेसन उन कागजों को छू रहा था जो केल ने तैयार किए थे। वे लोग जो अपना घर खो चुके थे। इसके अलावा वे मजबूत टाइगर जनजाति थे। केल हेनिट्यूज उन्हें अपने क्षेत्र में ले आया था। बेसन अपने भाई की सहानुभूति और कुशलता के स्तर को देखकर आश्चर्यचकित था। क्युंगनिम, मैं वर्तमान में क्षेत्र के कामकाज के बारे में जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र में संगमरमर के अलावा भी बहुत कुछ है, और इसलिए मैं क्षेत्र को समृद्ध और मजबूत बनाने की योजना बना रहा हूँ। केल को बेसन की स्वामी बनने और पैसा कमाने की मानसिकता पसंद आई। बहुत बढ़िया, मैं आपको प्रोत्साहित करना जारी रखूंगा। धन्यवाद क्युंगनिम, मैं वास्तव में भविष्य में आपको ये दिखाने की उम्मीद करता हूँ। बेसन का उदासीन चेहरा काफी भावुक लग रहा था। खैर, मुझे इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा करना होगा। क्युंगनिम, मुझे तुम्हें यह दिखाना होगा कि मैं इस क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी व्यक्ति हूँ। केल ने हैरानी से बेसन की ओर देखा। केल के हाव भाव देखकर बेसन की बोलती बंद हो गई। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि ह्युंगनिम के आसपास के लोगों की तुलना में मैं काफी कमजोर हूँ। इस विचार से बेसन के चेहरे पर तनाव आ गया। फिर उसने केल की आवाज सुनी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बेसन हेनिट्यूज, तुम पहले से ही इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। ऐसे विचार मत रखो।
केल आश्चर्यचकित था। बेसन जैसा महान भावी स्वामी आपको और कहाँ मिलेगा? केल ने बेसन की ओर हाथ हिलाकर कहा कि वह कुछ और नहीं सुनना चाहता, जबकि बेसन ने कागजों को अपने हाथों में जकड़ लिया। हाँ सर, मैं बहुत मेहनत करूंगा। केल के अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने से पहले उसने एक ऊर्जावान प्रतिक्रिया दी। केल ने खड़े होने से पहले संतोष के साथ बेसन की पीठ को देखा। राउन धीरे से प्रकट हुआ और उससे एक प्रश्न पूछा। इंसान, क्या आप भगवान बनने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी डरावनी बात मत कहो। राउन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया, लेकिन केल ने इस बारे में और न सोचने का निर्णय लिया क्योंकि इससे उसे ठंड लग रही थी। हालांकि राउन, जो अदृश्य था, ने एक बार फिर आंतरिक रूप से उससे पूछा, जबकि केल काउंटेस वायलन से मिलने के लिए जा रहा था। मानव, एक क्षेत्र का स्वामी क्या करता है? क्या तुम बहुत यात्रा कर सकते हो? वह ऐसा क्यों है? केल ने राउन को नजरअंदाज किया और काउंटेस की ओर देखा। वायलन, जिसके सिर पर अभी भी एक भी बाल नहीं था, केल से बात करने लगा। तुम्हारा चेहरा बहुत दुबला पतला लग रहा है। तुम महामहिम के साथ साम्राज्य की ओर जा रहे हो। हाँ, लगता है उसे जादुई बम वाली घटना की जांच के लिए मेरी मदद की जरूरत है। केल वायलिन की नजर से थोड़ा झेप गया, जो उसे सीधे देख रही थी। काउंटेस वायलिन ने सहजता से पूछा, क्या महामहिम अक्सर आपको कठिन कार्य देते हैं? वे ज्यादा कठिन नहीं हैं। क्या ऐसा है? काउंटेस वायलिन मुस्कुराने लगी। तब मुझे राहत मिली। क्या? केल को समझ नहीं आ रहा था कि काउंटेस को देखते समय उसे ठंड क्यों लग रही थी। उसने बोलना शुरू करते समय अपनी उलझन छिपा ली। माँ, क्या म्यूएलर अभी आराम कर रहे हैं? म्यूएलर, बौना और चूहा जनजाति का मिश्रित रक्त। केल ने सुना था कि वह जहाज बनाने के बाद महल में आराम कर रहा था। काउंटेस, जो उस क्षेत्र में मूर्तियों और निर्माण के लिए जिम्मेदार थी, ने बोलना शुरू करने से पहले अपने बेटे के चेहरे को देखा। मैं उसे हैरिस विलेज भेजूंगा। वह आसानी से उसके इरादे समझ गई। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। जरूर। केल ने संक्षिप्त बातचीत समाप्त की और अपने अध्ययन कक्ष की ओर वापस जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात लिली से हुई। उसकी सबसे छोटी बहन लिली उसके अध्ययन कक्ष के सामने खड़ी थी। मानव, तुम्हारी बहन बहुत ताकतवर हो गई है। हाँ, वह तो ऐसी ही लगती है। लिली की पीठ पर तलवार अब और भी बड़ी हो गई थी। उसकी कमर पर एक मध्यम लंबाई की तलवार थी और उसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार। वह बहुत डरावनी लग रही थी। ओराबुनी, केल ने लिली के सिर को सहलाया जब वह धीरे धीरे उसके पास आए। तुम्हारे अंदर काफी सुधार हुआ है। लिली ने अपने गालों को ऐसे खुजलाया जैसे कि वह तारीफ से शर्मिंदा हो। केल वास्तव में प्रभावित हुआ। केल की तुलना में, जिसकी त्वचा गोरी थी, लिली का रंग सांवला और सांवला था, मानो उसने धूप में बहुत अभ्यास किया हो। वह अपनी उम्र के हिसाब से लंबी भी थी। वह महसूस कर सकता था कि उसने कितनी मेहनत की होगी। लिली, ऐसा लगता है कि तुम हम भाई बहनों में सबसे मजबूत बनोगी। लिली ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और क्षेत्र की रक्षा करूंगा। उत्कृष्ट। केल ने अपनी सच्ची भावनाएं साझा की। मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगे। मुझे लगता है कि ट्विन ब्लेड तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बचाव करना आक्रमण करने से ज्यादा कठिन है। मैं एक ऐसा शूरवीर बनूंगा जो सुरक्षा करना जानता हो। लिली छोटी थी, लेकिन उसने अपने बड़े भाइयों की हर हरकत के बारे में सुना था। ज्यादातर कहानियां उसके सबसे बड़े भाई केल के बारे में थीं। जब उसने अपने मालिक को ये कहानियां सुनाई तो उसने उसे ये बातें बताई थीं। लिली, जब मैं एक छोटे से क्षेत्र का नाइट कैप्टन था तो मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी। मास्टर, वह क्या था? दरवाजा मजबूत होना चाहिए। दरवाजा? हाँ, दरवाजा। अगर एक मजबूत दरवाजा इलाके के प्रवेश द्वार की सुरक्षा करता है ताकि कोई उसे लेने का लालच न कर सके, तो अंदर के लोगों को कोई डर नहीं होगा। उद्धरण ... तो क्या मुझे उस दरवाजे जैसा शूरवीर बनना चाहिए? हाँ, तुम्हें एक ऐसा दरवाजा बनना होगा जो महल की दीवार से भी ज्यादा मजबूत हो। लिली ने यह बात अपने सबसे बड़े भाई को बताई। मैं एक शूरवीर बनूंगा जो दरवाजे की तरह है। केल ये सोचकर झिझका कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसने ये सोचते हुए अपना सिर हिला दिया कि एक छोटे बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होनी चाहिए। ठीक है, कड़ी मेहनत करो। बस किसी भी काम में जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो। जी श्रीमान। केल ने देखा कि लिली उत्साह से भरी हुई वापस ट्रेन में जा रही थी और फिर स्टडी रूम का दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। फ्रीशिया, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। हत्यारा जो मूर्तिकार होने का नाटक कर रहा है।
शैतान जैसे खरगोश की मूर्ति बनाने वाली महिला ने केल के अभिवादन पर अपना सिर झुका लिया। जैसे ही कैल अपनी कुर्सी पर बैठा, उसने रॉन द्वारा दिया गया चाय का कप उठा लिया। फ्रीशिया, जी श्रीमान, क्या आपने बताया कि आप दक्षिण पश्चिम जिले से हैं? साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको रोआन साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम जिले की सीमा पार करनी पड़ती थी। युवराज दक्षिण पश्चिम जिले में टेलीपोर्ट होने और फिर दूत के साथ सीमा पार करने की योजना बना रहे थे। हाँ सर, मैं दक्षिण पश्चिम से हूँ। वह क्षेत्र जो दक्षिण पश्चिमी सीमा पर था। गायरे क्षेत्र, ये डचेस गायरे का क्षेत्र था। केल ने चुपचाप फ्रीजिया को देखा। फ्रीशिया के साथ साथ केल के सूचना नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले सभी लोग मूल रूप से हत्यारे थे। वे रईसों से काम छीनते हुए दक्षिण पश्चिम में घूमते थे। केल ने बोलना शुरू किया। आप सभी के दक्षिण पश्चिम जिले से भागने का कारण क्या था कि आपने अपने नेता की हत्या करने के बाद एक कुलीन की हत्या का प्रयास किया था? हाँ सर, ये सही है। हत्यारों के गिरोह ने केवल कुलीनों की हत्या की थी। हालांकि नेता ने एक छोटे बच्चे का अपहरण करने का काम स्वीकार कर लिया था। फ्रीशिया, जो इससे असहमत थी, ने नेता को मार डाला और उस कुलीन की हत्या करने का प्रयास किया जिसने काम का आदेश दिया था। और वह कुलीन व्यक्ति दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के स्वामी का जागीरदार था। उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान, ड्यूक गायरे के एक जागीरदार ने ऐसा ही भयानक काम किया था। उन्होंने रोआन साम्राज्य में एक बच्चे के अपहरण का आदेश दिया जहां दासों पर प्रतिबंध था। केल को मुस्कुराता देख फ्रीशिया ने सावधानी से बोलना शुरू किया। युवा मास्टर निम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने इसके बारे में क्यों पूछा? एक कारण, केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उनकी कमजोरी को समझना। दक्षिण पश्चिम का गायरे क्षेत्र, वह साम्राज्य का द्वार था। वे ऐसे दरवाजे को कमजोर नहीं होने दे सकते थे। चूंकि वह नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए उसे इसे ऐसा बनाना था कि वे अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा कर सकें। केल ने सहजता से फ्रीशिया से बात करना जारी रखा, जो ड्यूक गायरे के क्षेत्र के बारे में बहुत चिंतित थी। मेरे पास बहुत मजबूत समर्थन है। जब मेरे पास युवराज होगा तो क्या समस्या होगी? केल ने ड्यूक गायरे के भावी उत्तराधिकारी एंटोनियो गायरे के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि वह अधिकारपूर्ण है और अन्य लोगों की धारणाओं की बहुत परवाह करते हैं। केल ने फ्रीजिया की ओर देखा और बोलना शुरू किया। मैं साम्राज्य से वापस आने जाने के दौरान उस इलाके में कुछ समय बिताऊंगा। फ्रीशिया, तुम समझ रही हो कि मेरा क्या मतलब है ना? सौम्य दिखने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला फ्रीशिया ने ठीक से समझ लिया कि केल क्या बात कर रहा था और उसने जवाब दिया। मैं ब्लैकमेल की तैयारी में कड़ी मेहनत करूंगी ताकि आपके लौटते ही आप काम शुरू कर सकें। ब्लैकमेल? तुम ऐसा कुछ क्यों कहोगे? माफ करें। फ्रीशिया ने देखा कि केल धीरे से मुस्कुराने लगा है। फिर उसने फ्रीशिया से धीमे स्वर में बात करना शुरू किया, मानो वह फुसफुसा रहा हो। मैं तो बस एक न्यायप्रिय कुलीन व्यक्ति हूँ। क्या? फ्रीशिया ने केल के जवाब पर सवाल उठाया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। आप निश्चित रूप से एक न्यायप्रिय युवा मास्टर निम हैं। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि रॉन भी उसी तरह मुस्कुरा रहा है जिस तरह केल मुस्कुरा रहा था। रॉन और फ्रीशिया को अपने सामने देखकर केल खुश हो गया। वे निश्चित रूप से इतने भरोसेमंद थे कि उन पर भरोसा किया जा सकता था। केल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली और सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ ले गया जिन्हें उसे साथ ले जाना था। राउन के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, जो अपने अदृश्य रूप में और साथ ही अन्य लोगों के पीछे चल रहा था। ठीक है, मेरे संरक्षक शूरवीर, क्या आप तैयार हैं? चोई हान ने कैले के उज्जवल चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। हाँ, केल निम। हाँ सर, हाँ सर। युवा मास्टर निम, वाइस कैप्टन हिल्समैन ने जवाब देते हुए अपनी तरफ देखा। अंत में वह व्यक्ति, हाँ, प्राचीन ड्रैगन जो एक व्यक्ति होने का नाटक कर रहा था, बस आहें भरता रहा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, चुईहान, हिल्समैन और एरोहाबेन, ये तीनों केल के रक्षक के रूप में जा रहे थे। वे हेनिट्यूस क्षेत्र के टेलीपोर्टेशन जादू चक्र में पहुंच गए और तुरंत राजधानी की ओर चल पड़े। केल को पता था कि राजधानी में पहुंचने पर अल्बेरू और एक राजनयिक उसका इंतजार कर रहे थे। राजकुमार ने अपनी बाहें फैलाकर केल का स्वागत किया। युवा मास्टर केल, हेनिट्यूस आने के लिए धन्यवाद। मुझे लगा कि साम्राज्य में मेरे साथ आने के लिए आप सबसे अच्छे विकल्प होंगे। केल ने अल्बेरू को हल्के से गले लगाया जैसे कि उसे सम्मानित किया गया हो और बोलना शुरू कर दिया। महाराज, यद्यपि मुझमें कुछ कमी है, फिर भी मुझे खुशी है कि मैं राज्य की मदद कर सकूंगा। अल्बेरू के साथ आए मध्यम आयु वर्ग के राजनयिक ने कैले का जवाब सुनने के बाद संतुष्ट भाव से बोलना शुरू किया। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं।
राज्य के लिए आपके विचार गहरे हैं। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए आपका धन्यवाद। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में हर समय राज्य और उसके नागरिकों के बारे में सोचना स्वाभाविक है। राजनयिक जो दूत का नेता था, केल के जवाब से संतुष्ट था। राजनयिक ने बोलना शुरू किया। मैं ये देखने आया था कि महामहिम किस तरह के व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अल्बेरो ने व्यक्तिगत रूप से इस दूत के लिए केल हेनिट्यूस की सिफारिश की थी। चूंकि केल एक साधारण कुलीन का बेटा था, इसलिए राजनयिक केल का निरीक्षण करने आया था। उस समय केल और अल्बेरो ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। क्राउन प्रिंस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, वह युवा मास्टर सिल्वर शील्ड है। मैंने तुमसे कहा था कि वह एक नेक इंसान है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। युवा मास्टर सिल्वर शील्ड। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। ये सच है, मैंने अपनी आंखों से वह चांदी की ढाल देखी है। ये वाकई अद्भुत था, युवा मास्टर केल। ये कुछ भी नहीं था, मैंने बस अपनी कुछ बेकार शक्ति का इस्तेमाल किया। बुरा, आप इसे बेकार कैसे कह सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि भविष्य में उस ढाल को फिर से देखने का मौका मिलेगा। हा 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 हा। राजनयिक की निगाहों में गर्मजोशी थी, मानो वह राज्य के भविष्य को देख रहा हो। केल भी मुस्कुराया और अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। बहुत अजीब है, इस राजनयिक की बातें सुनते हुए मेरे सिर का पिछला हिस्सा ठंडा क्यों हो रहा है? केल की गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस होती रही, हालांकि वह सोच रहा था कि भविष्य में उसे फिर कभी ढाल का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि केल की ठंडी गर्दन के बावजूद चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ीं। मानव स्थिर खड़े रहना भी मजेदार है। राउन की टिप्पणी पर केल ने थोड़ा सा सिर हिलाया। बेशक, स्थिर खड़े रहना ही सबसे अच्छा है। पहाड़ तो पहाड़ है और पानी तो पानी है। केल ने राजकुमार को बीच में रखकर दूत का पीछा किया, जैसे रास्ते में नदी का पानी बह रहा हो। स्वाभाविक रूप से जो लोग उसके रक्षक की भूमिका निभा रहे थे, वे उसके साथ घूमते थे। उसी समय एक निम्न पदस्थ अधिकारी उनके पास आया। युवा मास्टर कैलिन निम, हम जल्द ही टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल में चले जाएंगे। वह मुझे ये बताने के लिए यहाँ क्यों आया? केल को यह अजीब लगा कि यह अधिकारी उसे यह बताने के लिए यहाँ आया था, लेकिन फिर भी उसने उसकी उदारता के लिए उसे धन्यवाद दिया। मैं समझता हूँ, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, इसीलिए महामहिम आपको आगे आने के लिए कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें, केल ने पूछा और अधिकारी ने भी पूछा। अधिकारी ने केल की ओर देखा, जो असमंजस में आंखें झपका रहा था, और बोलना जारी रखा। क्या आपने इसके बारे में महामहिम से नहीं सुना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा घबराए हुए अधिकारी ने सामने की ओर देखा और केल की नजर भी सामने की ओर गई। वहां नाइट्स ब्रिगेड थी जो दूत की सुरक्षा कर रही थी और मुख्य पात्र क्राउन प्रिंस उनके पीछे खड़ा था। अल्बेरो और केल ने आंख से आंख मिलाई। अल्बेरो खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। केल झेप गया। युवा मास्टर केल, जल्दी करो और यहाँ आओ। अल्बेरो ने उसे जल्दी चलने का इशारा किया और अधिकारी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने केल की ओर देखा कि वह गलत नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो अभी वहां चलते हैं। केल और उसके रक्षक धीरे धीरे अल्बेरो के पास पहुंचे। अल्बेरो ने केल की ओर देखकर मुस्कुराया, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों से घिरे होने के बावजूद सहजता से उसकी ओर बढ़ रहा था, जबकि युवराज ने उसे बुलाया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुम मेरे साथ टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल में जाओगे। अल्बेरो को अच्छा बनने का दिखावा करते देख केल ने अपनी चिंता दबा ली और पूछा। महल के टेलीपोर्टेशन जादुई घेरे में? नहीं, इस बार हम महल की दीवार के पास टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल की ओर बढ़ेंगे। मैं नागरिकों को हमारे दूत का जुलूस दिखाने की योजना बना रहा हूँ। हाँ, सच में। अल्बेरो के विचार कैले के मन में स्पष्ट थे। अल्बेरो को वर्तमान में एक ऐसे क्राउन प्रिंस के रूप में जाना जाता था जो आतंकी घटना की जांच को नहीं छोड़ता था। इसके अलावा उनके द्वारा किए गए हर प्रशासनिक कार्य का सकारात्मक परिणाम सामने आया। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का ध्यान न्याय पर भी केंद्रित था। वह न्यायप्रिय युवराज साम्राज्य के निमंत्रण पर जा रहा था। वह सत्य की खोज में निकला था। उसके बगल में आतंकी घटना का नायक केल हेनिट्यूस था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ताज उन्हें चुपके से जाने दे। केल को पहले से ही परेशानी होने लगी थी। हालांकि अल्बेरो ने बोलना शुरू करते समय ऐसा दिखावा किया जैसे उसे पता ही नहीं कि केल क्या सोच रहा है। मैं नागरिकों को युवा मास्टर सिल्वर लाइट की तलाश करते हुए फिर से देख पाऊंगा। हा हा हा। युवा मास्टर सिल्वर लाइट, युवा मास्टर शील्ड।
केल को उन उपनामों से नफरत थी। हालांकि केल ने माना कि यह सरकार का सही कदम था। उन्होंने अल्ब्रू को जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता, आप हमारे राज्य के सितारे हैं। क्या ऐसा नहीं है? केल ने अन्य अधिकारियों की ओर देखते हुए सम्मानपूर्वक पूछा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। बेशक, महामहिम राज्य के सितारे हैं, जैसा कि आपने कहा, युवा मास्टर केल। स्टार, मुझे ये वाक्य विन्यास बहुत पसंद आया। इस दूत का आधा हिस्सा अल्बेरू का अनुसरण करने वाले कुलीनों का था, जबकि शेष आधा हिस्सा निम्न श्रेणी के कुलीनों का मिश्रण था, जो मूल रूप से तटस्थ कुलीन घरानों से आने वाले अन्य राजकुमारों और अधिकारियों का अनुसरण करते थे। निम्न श्रेणी के कुलीन और तटस्थ कुलीन लोग अल्बेरू की शक्ति में निरंतर वृद्धि होने के कारण उससे सावधान रहने लगे, इसलिए उनमें से प्रत्येक ने उसके प्रति कम से कम चापलूसी भरे शब्द कहे। केल के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी जब उसने देखा कि अल्बेरू की मुस्कान का मुखौटा हिलने लगा है। उसी समय एक अधिकारी की आवाज उसके कानों तक पहुंची। युवा मास्टर केल, ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें महामहिम बहुत प्यार करते हैं। उन टिप्पणियों को सुनने के बाद कई जिज्ञासु निगाहें उस पर पड़ीं। केल हेनेट्यूज, वो व्यक्ति जिसे सत्ता प्राप्त करने वाले राजकुमार ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। ये व्यक्ति एक कुलीन व्यक्ति था जिसके बारे में नागरिकों में जिज्ञासा थी। प्रत्येक अधिकारी की निगाहें अलग अलग अर्थ रखती थीं, क्योंकि वे एक कुलीन व्यक्ति के बेटे को देख रहे थे, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उनका उससे क्या संबंध होगा। केल बस मुस्कुराया और सोचने लगा। उन्होंने फिर क्या कहा कि साम्राज्य की राजधानी में क्या स्वादिष्ट था। हालांकि वे कुछ बड़ा करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा मेहनत करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बाद युवराज ने दूत को आदेश दिया, चल दर। दूत आगे बढ़ने लगा। केल ने गायरिक क्षेत्र में पहुंचने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल का उपयोग किया। पफेट, अहम अहम। उसने अल्बेरू को अनदेखा कर दिया, जो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। राउन की आवाज केल के सिर में गूंज रही थी। मानव, तुम्हारी ढाल की प्रतिकृति वाला बच्चा शायद बड़ा होकर अच्छा बनेगा। वह सफल होगा। केल ने भौहें सिकुड़ी और फिर जल्दी से मुस्कुराने लगा। दूत और युवराज के लिए जयकारे अद्भुत थे। हालांकि वहां युवा मास्टर सिल्वर लाइट के लिए भी आवाजें उठ रही थीं। क्या वे कभी नहीं भूलते? सबसे बुरा हिस्सा तो तब था जब एक छोटा बच्चा चिल्लाया, मैं आपके जैसा कूल व्यक्ति बनना चाहता हूं, युवा मास्टर निम। उसके पिता ने उसे हवा में ऊपर उठा लिया था ताकि वह बेहतर ढंग से देख सके। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और केल ने अनजाने में ही बोल दिया, अगर आप मेरी तरह हैं तो आप बिल्कुल भी कूल नहीं रहेंगे। बच्चे की पुतलियां हिलने लगीं। केल को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था, और अल्बेरू अपनी हंसी को रोक रहा था। बच्चे का पिता भी वहां था, जो घबरा गया। केल ने पिता की ओर देखा और जो कुछ उसके मन में आया कह दिया, अपने पिता जैसा बनो। केवल तुम्हारे माता पिता ही इतने शांत हैं कि तुम्हें इस तरह गले लगा सके और उठा सके। पिता भावुक हो गया, जबकि बच्चा ये सुनकर उत्साहित हो गया कि उसके पिता बहुत अच्छे हैं। दूत के प्रभारी राजनयिक दल्टारो केल के जवाब से संतुष्ट थे। इसके बाद केल चुप हो गया और जुलूस के पीछे टेलीपोर्टेशन जादुई घेरे में चला गया। उद्धरण ... वह कठिन था। बिना किसी उद्देश्य के कार्य करना केल को पसंद नहीं था। हालांकि अब एक उद्देश्य था। केल की अभिव्यक्ति एक आदरणीय महान युवा स्वामी की ओर मुड़ गई। वहां एक समूह था जो युवराज के दूत के सामने सिर झुका रहा था। महामहिम, युवराज से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। समूह के सामने एक बूढ़ी औरत थी। केल ने उसके सफेद बालों को एक जूड़े में देखा जिसमें एक भी बाल बाहर नहीं निकला था, जो उसे काउंटेस वायलिन की याद दिला रहा था। ये सोनाटा गैरे थी, जो डची के संस्थापक और ड्यूकडम के वर्तमान नेता की लगभग 80 वर्षीय बेटी थी। उन्हें आयरन ब्लड वाली महिला और दुर्भाग्य की महिला के रूप में जाना जाता था। उनके पति, साथ ही उनके इकलौते बेटे और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। पूर्व ड्यूक काफी लंबे समय तक जीवित रहे। यही कारण है कि उत्तराधिकारी का निर्धारण तब तक नहीं हुआ जब तक कि उनके सबसे बड़े बच्चे 50 वर्ष के नहीं हो गए। परिणामस्वरूप मार्क्वेस स्टेन के परिवार में कई तरह की चीजें घटित हुई। सोनाटा के पति, बेटे और बहू की एक गाड़ी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। केवल सोनाटा और उनके पोते एंटोनियो ही बच पाए, जो उस समय गाड़ी में नहीं थे। एंटोनियो के जन्म के 1 वर्ष से भी कम समय बाद घटी इस घटना के कारण उसे लौह रक्त वाली महिला का उपनाम दिया गया। अंत में उत्तराधिकारी के रूप में केवल सोनाटा ही बचा। सोनाटा, जो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, आखिरी जीवित बची थी। एकमात्र शेष उत्तराधिकारी के रूप में वह डचेस के पद तक पहुंची और स्टेन परिवार के विपरीत उसने शेष वंश को अपनाने का निर्णय लिया।
इसके बाद उन्होंने एंटोनियो को भावी ड्यूक बनने के लिए तैयार किया। बहुत समय हो गया मिलते हुए, डचेस गायरे। महाराज, मेरा मानना है कि पिछले साल आपके साम्राज्य दौरे के बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अल्बरो ने सोनाटा की बात पर सिर हिलाया और एंटोनियो गायरे की ओर देखा। वह साफ सुथरा दिख रहा था। ये शब्द एंटोनियो को बहुत अच्छे लगे। उसने अल्बेरू की ओर थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। महामहिम, आपसे दोबारा मिलना सम्मान की बात है। धन्यवाद, युवा मास्टर एंटोनियो। सोनाटा ने एंटोनियो की ओर इशारा किया। मैं अभी आपको मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन एंटोनियो आपके कल प्रस्थान करने तक आपके महामहिम और दूत के लिए जिम्मेदार होगा। अल्बरू ने सहजता से पूछा। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर एंटोनियो जल्द ही घर संभाल लेंगे। सफेद बालों वाली महिला मुस्कुराने लगी। क्या ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है? गैरे क्षेत्र दूसरे राजकुमार के पीछे चला गया। उस क्षेत्र का भावी ड्यूक क्राउन प्रिंस अल्बेरू के लिए जिम्मेदार होने वाला था। उसका इरादा एंटोनियो को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना और इस प्रक्रिया में क्राउन प्रिंस के साथ संबंध बनाना था। हालांकि गायरे परिवार ने अभी भी दूसरे राजकुमार के प्रति अपना समर्थन नहीं छोड़ा था। यही दुनिया का तरीका है। केल को डचेस गैरे की हरकतें समझ में आ गईं। केल ने अपनी नजरें अल्बेरू और डचेस सोनाटा से हटाकर एंटोनियो की ओर देखा। अंततः उसने एंटोनियो से आंख से संपर्क स्थापित कर लिया। वह मेरी ओर क्यों देख रहा है? केल को इसका कारण नहीं पता था। फिर भी केल ने एंटोनियो की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ मुस्कुराया जो जिज्ञासा से भरी हुई थी। एंटोनियो ने मुस्कुराने से पहले थोड़ा सा झिझकते हुए जवाब दिया। मानव, तुम फिर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? वह हमेशा ऐसा क्यों पूछता है जबकि उसे पहले से ही इसका उत्तर पता है? केल ने राउन के प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया और अल्बेरू की ओर देखा, जो डचेस सोनाटा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा था। केल ने धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन जादू चक्र को छोड़ दिया और गायरे कैसल की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। युवराज के अलावा जिनकी सुरक्षा डचेस कर रही थी, युवा मास्टर एंटोनियो बाकी दूत के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने उन अधिकारियों का अभिवादन किया जो अल्बेरू के बगल में थे। स्वाभाविक रूप से जुलूस के लिए अल्बेरू के बगल में होने के कारण केल भी उन अधिकारियों के साथ था। युवा मास्टर कैले हेनेट्यूस, आपसे मिलकर खुशी हुई। एंटोनियो गैरे। उन्होंने अन्य अधिकारियों का अभिवादन करने के बाद कैले हेनेट्यूस की ओर हाथ बढ़ाया। सामान्य एंटोनियो निम्न पद के परिवार से किसी को अभिवादन करने की पहल नहीं करेगा। एंटोनियो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने व्यक्तिगत मानक पर लोगों के स्कोर के आधार पर आगे बढ़ते थे। इस पहलू में केल हेनेट्यूस को पास मिल जाता है। उन अफवाहों के विपरीत कि वह बेकार है। जब पिछले साल राजधानी में उनकी मुलाकात हुई थी तो केल काफी नेक इंसान लग रहे थे। उनके पास प्राचीन शक्ति और प्रसिद्धि भी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें युवराज बहुत महत्व देते हैं। धूर्त प्रथम राजकुमार जिस व्यक्ति को चाहता है वह अवश्य ही प्रतिभाशाली होगा। एंटोनियो ने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यद्यपि अल्बेरू के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी, लेकिन वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। पहला राजकुमार कोई औसत व्यक्ति नहीं है। एंटोनियो, अगर तुम उसे नीची नजर से देखोगे तो तुम हार जाओगे। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी दादी क्या कहना चाह रही है? यही कारण था कि एंटोनियो कैले से मिलने के लिए उत्सुक था। ऐसा लग रहा था कि केल एंटोनियो के विचारों को जानता था, क्योंकि उसने उसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की जो एंटोनियो को पसंद थी। एंटोनियो से हाथ मिलाते समय केल का रवैया आत्मविश्वासपूर्ण तथा सम्मानजनक था। युवा मास्टर एंटोनियो गेरे, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं राज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा की रक्षा करने वाले परिवार से मिलकर खुश हूँ। नहीं, हेनेट्यूस परिवार के किसी व्यक्ति से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है जो राज्य को अंधेरे के जंगल से बचाता है। केल हेनेट्यूस परिवार का सबसे बड़ा पुत्र, जो नेतृत्वविहीन पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे मजबूत परिवार है। एंटोनियो गायरे परिवार के उत्तराधिकारी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के नेता। कई लोग उनकी ओर देख रहे थे, तथापि 3 शूरवीरों ने अचानक कैले को घेर लिया, जिससे अन्य लोग ये सुनने में असमर्थ हो गए कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। केल ने चुपके से एंटोनियो से कहा, मुझे उम्मीद है कि हम ड्रिंक्स पर बातचीत करने के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... बातचीत। एंटोनियो की आंखें धुंधली हो गईं जब उसकी नजर कैले की ओर गई। केल ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मजेदार बातचीत थी। ये वास्तव में एक मजेदार बातचीत होगी, लेकिन केवल मेरे लिए। केल ने देखा कि एंटोनियो जिस तरह से उसकी ओर देख रहा था वह थोड़ा बदल गया था। युवा मास्टर केल, आप उससे थोड़े अलग हैं जो मैंने सुना था। क्या आप उन अफवाहों की बात कर रहे हैं कि मैं कचरा था? एंटोनियो ने कंधे उचका दिए और केल के सवाल का जवाब नहीं दिया।
हालांकि वह केल की ओर देखते हुए सोचने लगा। उन्होंने कहा कि वह अच्छे और न्यायप्रिय हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह सत्ता भी चाहते हैं। अंततः सभी कुलीन लोग एक समान थे। एंटोनियो को याद आया कि उसकी दादी ने उसे क्या कहा था जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर उसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। एंटोनियो, मैंने जितने भी रईस देखे हैं वे सभी एक जैसे हैं। वे सभी अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह मानव स्वभाव है, सिर्फ रईसों का स्वभाव नहीं। एंटोनियो उसकी बात से आधा सहमत था। उसने केल से फुसफुसाकर कहा, मैं हमेशा बातचीत के लिए तैयार हूं। एंटोनियो ने फिर केल का हाथ छोड़ दिया। केल भी पीछे हट गया और उन दोनों की बातचीत खत्म हो गई। केल ने एंटोनियो को दूर जाते हुए देखा और सोचने लगा, मुझे बातचीत के दौरान एक न्यायप्रिय कुलीन व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा जो राज्य की परवाह करता है। एक नायक का जन्म। जबकि मार्क्वेस स्टेन का परिवार उपन्यास में खलनायक के रूप में सामने आया था, एंटोनियो गायरे को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था जो न तो दुश्मन था और न ही दोस्त। इसमें उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त वर्णन था। वहां एक और पंक्ति थी, लेस देन, हालांकि ये सब एक कुलीन व्यक्ति होने के उसके गर्व से उपजा था। ग्रेटर देन। एंटोनियो एक जटिल परंतु सरल व्यक्ति थे। केल ने अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया और अपने निर्दिष्ट कमरे में आराम करने चला गया, जब तक कि युवराज ने उसे नहीं बुलाया। अल्बेरो के कमरे के सामने शूरवीर खड़े थे। ये सभी शूरवीर गुप्त डाक एल्वेस थे। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, महारानी? उद्धरण चिन्ह ... तुम अचानक उस लहजे में क्यों बोल रहे हो? केल ने धीरे से सतर्क युवराज से बात करना शुरू किया। महाराज, क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा यदि आपको अधिक वफादार अधीनस्थ मिले? अंततः बोलना शुरू करने से पहले अल्बेरू ने चुपचाप केल को देखा। कौन? इस घर का मालिक। अल्बेरू ने कुछ देर तक केल को फिर से घूरा, फिर सहजता से कुछ और कहा। इसका ख्याल रखना, तुम मेरे नाम का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हो। हाँ सर, मैं समझ गया। अगर मैं सफल हो गया तो 7:3 का बंटवारा कैसा रहेगा? अल्बेरू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। अगर वह इस घर का मालिक है तो इतना तो बनता ही है। वैसे हाँ महाराज, मोगोरू साम्राज्य के शाही राजकुमार को शायद आपके बारे में पता होगा, है ना? केल ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया। उसे मुझे युवा मास्टर सिल्वर लाइट और जंगल की आग बुझाने वाले कमीने के रूप में जानना चाहिए। केल हेनिट्यूज ने जंगल के खंड 1 में आग बुझाते समय अपनी पहचान नहीं छिपाई थी। उन्होंने रोआन साम्राज्य की आतंकवादी घटना को भी रोका था। क्या शाही राजकुमार आपका स्वागत मुझसे अधिक मित्रतापूर्ण तरीके से नहीं करेंगे? कदापि नहीं। अल्बेरू ने कैल के जवाब पर गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह कैल से सहमत नहीं था। कुछ दिनों बाद जब कैले मोगोरू साम्राज्य की राजधानी में पहुंचा, अल्बेरू की उम्मीदों के विपरीत शाही राजकुमार ने केल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने अल्बेरू के लिए सबसे ज्यादा परवाह दिखाई। हालांकि कैले अल्बेरू से दूसरे स्थान पर थे। ओह, मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी हैं। वे कहते हैं कि तुम वह युवा नायक हो जिसने रोआन साम्राज्य में आतंकवादी घटना को रोका। शाही राजकुमार एक विशालकाय व्यक्ति था जो केल को एक बड़े कुत्ते की याद दिलाता था। यह मोगोरू साम्राज्य का शाही राजकुमार आदिन था। महामहिम, आपसे मिलना सम्मान की बात है। हाँ, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि दुनिया में तुम्हारे जैसा एक हीरो भी है। मेरे गधे खुश। केल को अब यकीन हो गया। उसके सामने बैठा ये समाज विरोधी कमीना उसे अल्बेरू के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। केल को ये बात समझ में आ गई। मानव, वह ठंडी हवा छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल, केल ने राउन के आकलन से सहमति जताई। हालांकि केल ने एक शर्मिंदा लेकिन न्यायप्रिय व्यक्ति की तरह जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैंने तो बस वही किया जो कोई भी कर सकता था। केल, जो एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, पहली बार साम्राज्य की राजधानी में पहुंचा था। हा, क्या शानदार रवैया है। काश मैं आपसे और बात कर पाता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। शाही राजकुमार एडिन ने जोर से हंसते हुए केल के पास से निराश भाव से गुजरते हुए कहा। एडिन ने सहजता से आगे कहा। कैल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मुझे उम्मीद है कि उत्सव के दौरान हमें बातचीत करने का समय मिलेगा। कदापि नहीं। केल को इस शाही राजकुमार के साथ बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं चुपचाप छत पर ही रहूंगा। केल ने अपना मंतव्य बनाया जब उसने शाही राजकुमार एडिन को जाते देखा। राजदूत के स्वागत के साथ साथ उनकी जांच पूरी होने के बाद वर्ष के अंत का जश्न भी मनाया गया। केल उत्सव के दौरान चुपचाप छत पर रहने की योजना बना रहा था। उस समय उसने राउन की आवाज सुनी। मानव, वह शाही राजकुमार गुंडा हमारे काया उपकप्तान जितना ही शक्तिशाली प्रतीत होता है। केल मुस्कुराने लगा।
शाही राजकुमार आदिन, वह व्यक्ति जो मूर्खों की तरह हंस रहा था और जिसने सभी प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए कीमिया का प्रयोग किया था, एक उच्च कोटि का शूरवीर था। कम से कम लोगों ने तो यही सोचा था, लेकिन वह वास्तव में एक सर्वोच्च श्रेणी का शूरवीर है। वाइस कैप्टन हिल्समैन इतना मजबूत हो गया था कि वह उच्चतम श्रेणी के विशेषज्ञ के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि एडिन का उसी स्तर पर होना यह दर्शाता था कि वह प्रतिभाशाली था। कितना मनोरंजक है। केल ने उपन्यास में शाही राजकुमार के बारे में कई कहानियां पढ़ी थीं। हालांकि वह शाही राजकुमार के बारे में उतना नहीं जानता था जितना वह चोइहान या अल्बेरू के बारे में जानता था। शाही राजकुमार एडिन पहले 5 खंडों में मुख्य पात्र नहीं था। केल को एडिन ने काफी परेशान किया क्योंकि वह बहुत सी बातें छिपा रहा था। हालांकि मैं उसके करीब नहीं जा सकता क्योंकि मैं उत्सुक हूं। केल ने चुपचाप अपना काम करने और बाहर निकल जाने की योजना बनाई। राउन ने अपने मन में बोलना शुरू कर दिया। मानव, वहां एक व्यक्ति है जो हमारे परिवार का ही लगता है। केल का दिल बैठ गया। उद्धरण ... क्या परिवार? केल चिंतित था। क्या ये कोई और ड्रैगन है? क्या ये संभव भी था? केल ने अपनी चिंता छिपाते हुए साम्राज्य से आए लोगों की ओर देखा और उनका अभिवादन किया। उसने उसी समय बोलना शुरू कर दिया। हे बेन! उद्धरण ... क्या बात है, युवा मास्टर निम? क्या यहाँ कोई लोग हैं? मम, क्या यहाँ आपके जैसे कोई लोग हैं? केल ने पीछे मुड़कर एरोहाबेन की तरफ देखा। उसने देखा कि एरोहाबेन उसे देख रहा था। ये बदकिस्मत इंसान अब क्या कह रहा है? उसी समय उसने राउन की आवाज सुनी। इंसान? क्या वह बिल्ली नहीं है? 9 बजे की दिशा में खड़ा लाल बालों वाला लड़का। केल ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया। उसे लाल बालों वाला एक शूरवीर दिखाई दिया। एरोहाबेन भी शूरवीर की ओर मुड़ा और हंसते हुए बोला, युवा मास्टर निम, क्या उस छोटे बच्चे ने आपको बताया? राउन जिस परिवार की बात कर रहा था, वे ऑन और हॉन्ग थे। प्राचीन ड्रैगन ने ऐसे बोलना शुरू किया मानो वह प्रसन्न हो रहा हो। वह काफी मजबूत लग रहा है। गोल्ड ड्रैगन एरोहाबेन ने आधा कदम आगे बढ़कर केल के ठीक पीछे खड़ा हो गया। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह इतना करीब हो कि कोई और सुन न सके। फिर उसने फुसफुसाना शुरू किया। बिल्ली जनजाति को दुनिया में दिखना पसंद नहीं है। वे हत्या करने में भी माहिर हैं। बिल्ली जनजाति पूर्वी महाद्वीप में तो काफी प्रसिद्ध थी, लेकिन पश्चिमी महाद्वीप में उतनी प्रसिद्ध नहीं थी। वे दूसरों से बचते हुए चुपके से रहते थे। इसके अलावा वे हत्या, छिपने और सूचना एकत्र करने में भी माहिर थे। एरोहाबेन ने उत्सुक स्वर में फुसफुसाना जारी रखा। क्या तुम्हें लगता है कि वह किसी को मारने की कोशिश कर रहा है? उद्धरण ... क्या मैं ये जानना चाहता हूँ? एरोहाबेन की बातें सुनकर केल को लगा कि उसके कान ठंडे हो रहे हैं। उसने फिर से कुछ बेकार की बातें सीखी। चलो इसे भूल जाते हैं। केल ने इस बारे में भूलने का निर्णय लिया। हालांकि अंत में चीजें अजीब तरीके से उलझ गईं। यही वह जगह है जहां युवा मास्टर कैलेहेनिट्यूज निम रहेंगे। साम्राज्य के सेवक ने उस टॉवर के एक कमरे की ओर इशारा किया जो उस टॉवर के बगल में था जिसमें अलबरू रह रहा था। फिर नौकर ने अपना और अपने आसपास के लोगों का परिचय दिया। आप अपने सारे काम और बेतरतीब जरूरतें मुझ पर छोड़ सकते हैं। ये लोग शूरवीर हैं जिन्हें इस टॉवर पर नियुक्त किया गया है, युवा मास्टर निम। 5 शूरवीरों ने झुककर अपना संक्षिप्त परिचय दिया। लाल बालों वाली बिल्ली भी समूह में शामिल थी। अगर राउन ने उसे नहीं बताया होता तो ये बताना असंभव होता कि वह बिल्ली थी। केल ने बिल्ली से परहेज किया। हम आपके दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं रखेंगे क्योंकि आप अपने साथ कुछ गार्ड लेकर आए हैं, युवा मास्टर निम। हालांकि अगर आप चाहें तो हम कुछ शूरवीरों को नियुक्त कर देंगे। नहीं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। केल ने नौकर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो फिर अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे फोन करें, युवा मास्टर निम। जरूर। केल ने नौकर को विदा किया और बेडरूम में दाखिल हुआ। उसी समय उसे राउन की आवाज सुनाई दी। मानव, आपके बिस्तर के ऊपर छत में कोई छिपा हुआ है। वह आप पर जासूसी कर रहा है। ओह, उसकी छुप छुप कर काम करने की क्षमता उस मूर्तिकार के स्तर की है जिसने अद्भुत खरगोश बनाया था। ये बहुत बढ़िया है। मुझे पता था कि यह ऐसा ही होगा। केल उदासीन दिख रहा था। हालांकि जिस टॉवर में अल्बेरू रह रहा था वहां कई कमरे थे, लेकिन उन्होंने केल को अगले टॉवर पर नियुक्त किया था। यह अल्बेरू के बाकी सहायकों से अलग था, जिन्हें अल्बेरू के समान ही टॉवर पर नियुक्त किया गया था। आदिन को मेरे बारे में उत्सुकता होगी। यद्यपि शाही राजकुमार दूत में किसी पर जासूसी करने में झिझक रहा था, फिर भी वह केल के बारे में जानने को उत्सुक अवश्य रहा होगा। जब से मैंने जंगल की आग बुझाई है,
केल वह व्यक्ति था जिसने अकेले ही जंगल में लगी आग को बुझाया था। मूलतः आग बुझाने के लिए बाद में पूर्वी महाद्वीप से एक ओझा आता था। लेकिन ये भी अजीब है, ये जानते हुए कि आम और एम्पायर एक साथ काम कर रहे थे, केल को उस जादूगर पर शक था जो उपन्यास में पूर्वी महाद्वीप से आया था। जादूगर ने जादुई आग को कैसे बुझाया जिसे पानी नहीं बुझा सकता था? क्या होगा यदि वह जादूगर आम का सदस्य था? क्या होगा यदि यह सब चाल का हिस्सा था? तब वे सभी उच्चतम श्रेणी के जादुई पत्थर जो शमन ने पाए थे, साम्राज्य और आम को मिल गए होंगे। बेहद भयानक, यह एक भयानक स्थिति लग रही थी। हालांकि यह एक संभावित सिद्धांत था। उस घटना के कारण जंगल में शमनों का स्वागत किया गया होगा। ये साम्राज्य की पसंदीदा विधियों में से एक है। जासूसों को नियुक्त करना एक ऐसी चीज थी जो साम्राज्य अक्सर करता था। यदि जादूगर इस तरह जासूस बन जाता तो जंगल भी अंततः साम्राज्य के अधीन हो जाता। चोई हान और एरोहाबेन से बात शुरू करने से पहले केल ने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो बाहर चलते हैं अभी, केल ने भ्रमित चोई हान के प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे कुछ पैसे बदलने हैं। मैंने ये भी सुना है कि बिल्लोस एम्पायर में है। मुझे अपने अच्छे दोस्त से मिलना चाहिए। केल ने यह बात सामान्य से थोड़ी ऊंची आवाज में कही ताकि जासूस सुन सके। उसने एक लबादा पहना और बाकी दो की ओर मुखौटे फेंके। वस्त्र और मुखौटे पहन लो ताकि हम बिना किसी शोर शराबे के जा सकें। केल चोई हान और एरोहाबेन के साथ महल से बाहर निकल गया। यद्यपि यह कष्टदायक था, फिर भी वे आसानी से प्रवेश द्वार से अंदर जाने में सफल रहे क्योंकि युवराज ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी थी। हालांकि कोई मेरा पीछा कर रहा है, केल ने राउंड को पूंछ का वर्णन करते हुए सुना जब वह साम्राज्य की राजधानी में फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के स्थान की ओर इत्मीनान से चल रहा था। मोगोरू साम्राज्य की राजधानी केंद्रीय चौक के पास एक अच्छी खासी इमारत थी। यह इमारत फ्लिन मर्चेंट गिल्ड की दुकान है शेख थी। बिल्लोस को देखकर केल ने अपनी खुशी जाहिर की। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हाँ युवा मास्टर निम, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। मैं भी अपने पुराने दोस्त से मिलकर खुश हूँ। बिल्लोस ने एक स्टाफ सदस्य से बात करना शुरू किया। मैं आज और कोई मेहमान नहीं बुलाऊंगा। फिर वह केल से बात करने के लिए पीछे मुड़ा। मैं तुम्हें अपने कमरे तक छोड़ दूंगा। केल, चोई हान और एरोहाबेन बिल्लोस का पीछा करते हुए फ्लिन मर्चेंट गिल्ड बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक कोने वाले कमरे में पहुंचे। केल ने मजाक में बिल्लोस से पूछा, यह आपका कमरा नहीं हो सकता है ना? यह एक औसत दिखने वाला कमरा था। बिल्लोस ने दीवार पर रखी किताबों की शेल्फ को एक तरफ धकेलने से पहले मुस्कुराया। नीचे की ओर जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। केल इस छोटे से भूमिगत कमरे में स्थित कुर्सी पर बैठ गया और बोलना शुरू कर दिया। आपका कमरा मेरी अपेक्षा से छोटा है। यह एक अच्छा कमरा है क्योंकि यह साधारण और शांत है। बिल्लोस ने भी केल के साथ मजाक किया। हालांकि वह जल्द ही काम पर लग गया। युवा मास्टर ने, मुझे यह मिल गया। उन्हें एक कीमियागर मिला था जो कीमियागरों के घंटाघर का हिस्सा नहीं था। बिल्लोस ने जब केल से चाय मांगी तो उसने उसे चाय का कप दिया और केल ने उसे पी लिया। ये किस तरह का व्यक्ति है? वह अंडरवर्ल्ड में एक प्रसिद्ध कीमियागर है। अंडरवर्ल्ड, यह ऐसी चीज थी जो अस्तित्व में थी, चाहे आप किसी भी शहर या देश में जाएं। हालांकि केल के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वह कीमियागर कहाँ प्रसिद्ध था। इसीलिए उसने एक बार फिर पूछा, तो वह किस तरह का व्यक्ति है? बिल्लोस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह अच्छा लेकिन बुरा व्यक्ति है। केल उस उत्तर से कुछ बातें निकाल सकते हैं। वह अंडरवर्ल्ड में जिस तरह काम करता है उसके आधार पर वह एक बुरा व्यक्ति प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी वह एक अच्छा व्यक्ति है। बिल्लोस ने चुपचाप केल को देखा और फिर अल्केमिस्ट के बारे में कुछ विवरण बताना शुरू किया। जानकारी सुनने के बाद चोई हान की भौहें तन गईं। यह उसकी अपेक्षा से अलग था। बिल्लोस द्वारा अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने के कुछ ही सेकंड बाद केल ने केवल एक बात कही। अच्छा, वह वही था जिसे केल ढूंढ रहा था। एक अच्छे और एक बुरे व्यक्ति को काम पर लगाना सबसे अच्छा था। केल ने सहजता से कहा, मुझे तुरंत उससे मिलने जाना चाहिए। पहले से। केल ने, तुम्हारा मतलब अभी है? बिल्लोस और चोई हान दोनों ने अपनी हैरानी व्यक्त की। केल ने चौंके हुए चोई हान की ओर देखा। केल ने बोलना शुरू किया तो चोई हान उसकी निगाहों से चौंक गया। चोई हान, हाँ सर, अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको साथ ले चलूंगा। इसे ले जाएं। कमरे में सन्नाटा छा गया। केल ने चोई हान की ओर देखा जो वहां खाली भाव से खड़ा था और भौहें सिकुड़ने लगा। आप क्या कर रहे हो? माफ करें, चलो कपड़े बदल लें। जैसे ही चोई हान ने वो मूर्खतापूर्ण आवाज निकाली, केल ने अपना लबादा उतार दिया और नीचे अपनी औपचारिक जैकेट भी उतार दी।
बिल्लोस। हाँ हाँ सर। बिल्लोस, जो असमंजस में था, ने चौंक कर उत्तर दिया। केल ने बिल्लोस को बताया कि उसे क्या चाहिए। उस अल्केमिस्ट के बारे में कुछ और जानकारी ढूंढो। मुझे फाइलें लाओ। ओह, और बिल्लोस, वहाँ एक निवास है जहाँ तुम रह रहे हो, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वहाँ है। बिल्लोस के जवाब पर केल ने अपना सिर हिलाया और खुद की ओर इशारा किया। मुझे वहां शराब लाने भेजो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें। केल ने बिल्लोस को कोई जवाब नहीं दिया, जिसने चेहरे पर एक भावहीन भाव के साथ यह पूछा था, और इसके बजाय हेबेन की ओर देखा, जो चेहरे पर मुस्कान लिए वहीं खड़ा था। हेबेन। हाँ, युवा मास्टर निम। क्या मुझे बस तुम दोनों को बदलने की जरूरत है? हाँ। एरोहाबेन के बयान पर सिर हिलाते हुए केल ने अपने और चोई हान के बालों की ओर इशारा किया। ओह, मैंने सोचा था कि वह एक शूरवीर है, लेकिन वह एक उच्च श्रेणी का जादूगनिम है। बिल्लोस ने आखिरकार प्रशंसा की सांस ली और अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ गया था कि क्यों केल ने एक कीमती उच्च श्रेणी के जादूगर को शूरवीर के रूप में प्रच्छन्न करके लाया था। केल ने बिल्लोस की ओर मुस्कुराया, जो उसे देख रहा था जब एरोहाबेन ने उस पर और चोई हान पर जादू का प्रयोग किया था। कुछ देर बाद बिल्लोस नीचे पहली मंजिल पर गया और स्टाफ सदस्य को ऑर्डर दिया। कुछ फल और खाना तैयार करो। साथ में थोड़ी शराब भी ले आओ। अभी। बिल्लोस ने चिंतित स्टाफ सदस्य की ओर प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाया। बेशक, मेरा पुराना दोस्त युवा मास्टर निम यहाँ है। हमें कम से कम एक ड्रिंक तो लेनी ही चाहिए। चोई हान। बिल्लोस ने उस आदमी से बात करना शुरू किया जिसने एक मुखौटा पहना हुआ था, जिससे केवल उसके काले बाल और काली आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वह चोई हान नाम के आदमी के वस्त्रों के बीच अद्वितीय शूरवीर का कवच देख सकता था। मेरे घर पर बढ़िया शराब है। जाओ और मेरे लिए भी ले आओ। वह एक शूरवीर को शराब लाने के लिए भेज रहा था। हालांकि उसका गुस्सा होना जायज था, लेकिन चोई हान नाम के व्यक्ति ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और हाथ में नक्शा लेकर इमारत से बाहर निकल गया। काले बालों वाले आदमी के सिर में एक आवाज गूंजी। मानव, तुम्हारा पीछा सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है। बाकी लोग अभी भी फ्लिन मचेंट गिल्ड बिल्डिंग के आसपास छिपे हुए हैं। कोई इसे आसान बनाता है। केल हल्के कदमों से बिल्लोस के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही केल ने बटलर को नक्शे के पीछे लिखा संदेश दिखाया। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। केल बटलर के पीछे पीछे बिल्लोस के अध्ययन कक्ष में चला गया। बटलर जल्द ही चला गया और केल जब अकेला रह गया तो उसने खिड़की से बाहर देखा। ये दूसरी मंजिल है। अध्ययन कक्ष दूसरी मंजिल पर था। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति जो लबादा पहने हुए था, खिड़की से बाहर आया। मानव, तुम्हारा पीछा करने वाला व्यक्ति अभी भी निवास के प्रवेश द्वार पर है। केल ने अपना सिर हिलाया और चुपके से हवा की आवाज का इस्तेमाल करते हुए इमारत से बाहर निकल गया। वह एक ऐसी जगह की ओर बढ़ गया जो हर जगह मौजूद थी, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की तरह। झुग्गी झोपड़ियां। वह झुग्गियों की ओर जा रहा था। केल के बाल जो चोगे से बाहर निकले हुए थे, सफेद थे। दस्तक दस्तक दस्तक। एक व्यक्ति ने एक घर का दरवाजा खटखटाया जो ऐसा लग रहा था जैसे टूटने वाला है। ये झुग्गी झोपड़ियों के कोने में था जहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी। ये इमारतें, जिनसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी दूर रहते थे, जानवरों या बारिश से बचने वाले लोगों के लिए आरामगाह के रूप में काम आती थीं। ये घर उन टूटी इमारतों के आसपास स्थित था। दस्तक दस्तक दस्तक। हालांकि काफी देर तक खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति ने एक आह भरी और फिर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। हे भगवान, तुम बस चले क्यों नहीं जाते? पुराने दरवाजे के धीरे से खुलने से पहले अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। चीख। एक थका हुआ अधेड़ उम्र का आदमी खुले दरवाजे से अंदर आया। बोलने से पहले वह आदमी थोड़ा झेप गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कौन है? जो आदमी दरवाजा खटखटा रहा था, उसने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। उसके इस कदम से घर के अंदर मौजूद आदमी ने शांत भाव से बोलना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक पुजारी निम्न इतनी दूर यहाँ क्यों आया? वह आदमी जिसे पुजारी कहा जाता था, लंबे सफेद बालों वाला वह व्यक्ति सफेद पुजारी की पोशाक पहने हुए था, जिस पर कोई शिखा नहीं थी। वह आदमी, केल, धीरे से मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। राउन मन ही मन बोल रहा था, आसपास कोई नहीं है। केल ने भी बोलना शुरू कर दिया। मैं इसलिए आया क्योंकि मैं बेल टॉवर को नष्ट करना चाहता था। घर में मौजूद आदमी अल्केमिस्ट के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। केल ने कठोर कीमियागर की ओर देखा और बोलना शुरू किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कीमियागर ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई नहीं है, कुछ बार अपना मुंह खोला और बंद किया, फिर एक तरफ हट गया।
आओ, हाँ, अभी अंदर आओ। केल तुरंत अंदर चला आया। वह शांत गति से चल रहा था, मानो वह अपने लिविंग रूम में जा रहा हो। इसके बाद वह टूटी हुई पीठ के साथ एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कीमिया के उपकरण दिखाई दिए जिन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया था। इस दुनिया की कीमिया पृथ्वी की कीमिया के समान थी। इसका इस्तेमाल सोना बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि ऐसा करने के तरीके अलग अलग थे। पश्चिमी महाद्वीप के कीमियागरों ने सोना बनाने के लिए प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। खास तौर पर उन्होंने पानी, हवा, धरती, लकड़ी और आग का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये 5 प्राकृतिक तत्व सोना बनाने के प्रयास में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य तत्व थे। ये 5 तत्व मन के साथ भी जुड़े हुए थे। क्लैक। केल ने सामने टूटी हुई मेज की ओर देखा। वहां एक गोल कटोरा रखा हुआ था। घर में सिर्फ ठंडा पानी है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के पुजारी हैं, लेकिन कृपया ये ठंडा पानी पी लें और फिर अपने रास्ते पर चलें। कीमियागर ने कटोरे में ठंडा पानी भरा और उसे केल की ओर बढ़ा दिया। केल ने कटोरे की ओर देखा तक नहीं। उसकी नज़र कमरे में कीमिया उपकरणों के बीच रखी शराब की बोतलों पर केंद्रित थी। तुम क्या देख रहे हो? एगो, बस क्या? मध्यम आयु वर्ग के कीमियागर ने देखा कि केल की नज़र शराब की बोतलों पर थी और उसने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। आह, धिक्कार है! खनक खनक खनक। शराब की बोतलें कीमिया के औजारों से टकराने पर तेज आवाजें कर रही थीं। इस गंदगी से अधेड़ उम्र के आदमी के माथे पर बल पड़ने लगे। उसने उस समय पादरी की आवाज सुनी। शराबी नकली कीमियागर अंडरवर्ल्ड संगठनों के लिए जहर और छोटे बम बनाता है, जिनका इस्तेमाल वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते समय करते हैं। कीमियागर जादुई बमों जितने शक्तिशाली बम बनाने में असमर्थ थे, तथापि वे छोटे बम बनाने के लिए प्रकृति की शक्ति उधार लेने में सक्षम थे। हालांकि जादुई बमों की तुलना में, जिनकी सफलता की दर 100% थी, उनकी सफलता दर इस बात पर निर्भर करती थी कि प्रकृति की शक्ति मन को मुक्त कर सकती है या नहीं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मेपल कैसल में उन्हें जो समयबद्ध जादुई बम मिला वह अद्भुत था। थके और नशे में धुत आदमी की नज़र पादरी की ओर गई। उन दोनों ने एक दूसरे से आंख मिलाई। मैंने सुना है कि जब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे आप कुछ भी कमा लेंगे। क्या मैं गलत हूँ? केल को अभी तक उस आदमी का नाम नहीं पता था। उसके बारे में उसे बस कुछ ही बातें पता थीं। ये व्यक्ति ऐसा था जो द बर्थ ऑफ ए हीरो के प्रथम 5 खंडों में नहीं आया था, तथा बिल्लोस उसके बारे में बहुत कम जानकारी लेकर आया था। कहा जाता है कि वह लगभग 10 वर्षों से इस नकली कीमियागर की भूमिका निभा रहा है। अंडरवर्ल्ड संगठनों को लगता है कि वह नकली है क्योंकि उसके जहर और छोटे बम केवल आधे समय में ही ठीक से बनाए जाते हैं। एक नकली कीमियागर जिसकी सफलता की संभावना 50% है। ये सुनकर केल के मुंह से एक खर्राटा निकला। इसका मतलब है कि वह 50% असली चीज बनाना जानता है। इतना काफी था। केल को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके पास बुनियादी कीमिया कौशल के साथ साथ कुछ और भी हो। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास वह कुछ और भी था। नकली कीमियागर। ऐसा कहा गया कि कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। हालांकि उनके कई उपनाम थे। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझे काम करने के लिए पैसे देना चाहते हैं? एक पादरी मुझे काम पर रखना चाहता है। यही मामला है। उद्धरण चिन्ह ... हो। कीमियागर ने फर्श पर पड़ी शराब की बोतल उठाई। उसने बोतल खोली और पीना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होठों के किनारे से शराब पोंछी और बोलना शुरू किया। मैंने ऐसा पागल पुजारी कभी नहीं देखा। सरसराहट। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी नज़र पादरी की ओर घुमाई जो उसके कथन का जवाब दे रहा था। फिर वह चौंक गया क्योंकि उसका शरीर कांपने लगा था। नल। केल ने मेज पर एक छोटी बोतल रखी। वह काले तरल पदार्थ से भरी हुई थी। वह। केल ने कीमियागर के हाथ कांपते हुए देखे। कीमियागर ने अपनी नज़र छोटी बोतल से हटाकर पादरी की ओर देखा। हालांकि पुजारी कीमियागर के चेहरे को नहीं बल्कि उसकी बाईं कलाई को देख रहा था। वहां कोई हाथ नहीं था। यह तरल पदार्थ आपकी बाईं कलाई की तरह काला लगता है, कीमियागर ने। बाईं कलाई का गोल हिस्सा काले रंग से रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आग से जलकर राख हो गया हो। ये तब की है जब मुझे बचपन में जहर दिया गया था। कीमियागर ने जल्दी से अपनी कलाई को अपनी आस्तीन से ढक लिया। केल ने अपनी बाईं आस्तीन को देखना जारी रखा और धीरे से बोलना शुरू किया। ऐसा लगता है कि जब आपको एहसास हुआ कि जहर कितना गंभीर है, तो आपने उसे ठीक करने के बजाय अपना हाथ काटना बेहतर समझा। केल को याद आया कि बिल्लोस ने उससे क्या कहा था। शराब खरीदते समय वह हमेशा दर्द की शिकायत करता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने केल की नज़रों से बचने की कोशिश की।
यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, पुजारी निम। मैंने सुना है कि जब आपको मृत मन से जहर दिया जाता है तो आपका शरीर काला हो जाता है। जो लोग मृत मन का उपयोग करते हैं वे ऐसे दिखते हैं जैसे उनके शरीर पर काले मकड़ी के जाले हों। जो लोग मृत मन से जहर खा लेते हैं वे धीरे धीरे मरते समय काले हो जाते हैं। मृत मान से प्रभावित कोई भी मनुष्य, जिसमें नेक्रोमेंसर भी शामिल है, जीवन भर तीव्र पीड़ा झेलता है। ये कितना गंभीर जहर था कि यह काला है। मैंने ये भी सुना है कि तुम हर दिन दर्द से पीड़ित हो। कीमियागर सोचने लगा। वह इसे जारी नहीं रहने दे सकते थे। वह अचानक आए इस पुजारी की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकता था। कीमियागर ने पुजारी की नजरों से बचना बंद कर दिया और अपना सिर पीछे की ओर मोड़ लिया। उस समय नीली आंखों वाला पुजारी जो उसे देख रहा था, बोलना शुरू कर दिया। 15 साल पहले कीमियागर को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। 15 साल पहले अल्केमिस्ट बेल्टोवर ने कहा कि वे साम्राज्य में योगदान देना चाहते हैं और उन्होंने कुछ अनाथ बच्चों और झुग्गियों के बच्चों को अपने साथ ले लिया। उन्होंने उन्हें पढ़ाया और उनसे छोटे मोटे काम करवाए। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि उम्र सीमा 5 से 15 के बीच थी। 15 साल पहले ये काफी समय था। साम्राज्य के नागरिकों ने अल्केमिस्ट बेल्टोवर को श्रद्धांजलि भेजी, जिसे उन्होंने भयानक माना था, और अब टॉवरहेड का निजी शिष्य झुग्गी झोपड़ियों का एक बच्चा है। कुछ अनाथ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों ने अलग अलग स्तर की सफलता दिखाई। तब अल्केमिस्ट बेल्टोवर ने घोषणा की कि उन्होंने शेष बच्चों को साम्राज्य के पार अल्कमी टावर्स में भेज दिया है। लोगों ने उन पर विश्वास किया क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों के सफल बच्चों ने ये खबर फैलाई थी। केल ने उस पीले अधेड़ व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने लगभग 10 साल पहले ऐसा करना बंद कर दिया। बकवास। केल उस प्रशंसित कार्य को बकवास कह रहे थे। प्लॉप। केल ने कागज के कुछ पन्ने मेज पर फेंके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने साम्राज्य के शाही परिवार के साथ मिलकर नागरिकों का अपहरण करने और उन्हें प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। केल ने अपनी बात जारी रखते हुए उन दस्तावेजों को दिखाया जिनमें इस स्थिति का वर्णन था। उन्हें अब उन बच्चों की आवश्यकता नहीं थी जिन्हें वे बिना किसी परिणाम की चिंता किए मार सकते थे। केल अब औपचारिक रूप से बात नहीं कर रहा था। हालांकि वे दोनों बैठे हुए थे। केल उस आदमी को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे नीचे देख रहा हो। पीला अधेड़ उम्र का आदमी मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाया। रुको। हालांकि केल ऐसे लोगों में से नहीं था जो बस ऐसे ही रुक जाता। वह उस दयनीय आदमी से बात करता रहा। और आप 10 साल पहले इन झुग्गियों में दिखाई दिए थे। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति संभवतः राजधानी के अल्केमिस्ट बेल टावर का हिस्सा नहीं था। साम्राज्य भर में कुछ अन्य कीमिया टावर भी थे। अगर ये 10 साल पहले की बात होती तो यह आदमी भी जवान होता। यही कारण था कि बिल्लोस की रिपोर्ट सुनने के बाद केल ने इस आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। इस व्यक्ति के 10 वर्ष और संत द्वारा उसे दी गई जानकारी में वर्णित 10 वर्ष दोनों एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होते थे। केल ने कीमियागर को देखा जो बोलते समय दुख और भय दोनों महसूस कर रहा था। मैंने सुना है कि झुग्गी झोपड़ियों के लोग, खासकर बच्चे, आपको पसंद करते हैं और आपको अज्जूसी या अंकल भी कहते हैं। इस व्यक्ति को संबोधित करने के लिए कई उपनामों का प्रयोग किया गया क्योंकि कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। यही कारण था कि केल उसे ढूंढने आया था। मैंने सुना है कि आप शराब खरीदने के बाद बचे हुए पैसे बच्चों के लिए खाना खरीदने में खर्च कर देते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे इस शराबी कीमियागर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह हमेशा उन्हें खाना देता था और उनकी चोटों को ठीक करता था। केल ने हिलती हुई पुतलियों वाले आदमी से पूछा, आप कौन हैं? वह व्यक्ति कौन था जो नकली कीमियागर की तरह काम कर रहा था और जिसने अपना हाथ काट लिया था क्योंकि उसमें मृत मन का जहर था? मैं अधेड़ उम्र का आदमी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। अराजकता, चिंता और डर। वह आदमी जो इन भावनाओं से भरा हुआ था, साथ ही कुछ अन्य लोग भी बुरी तरह से कांप रहे थे। केल ने फिर बोलना शुरू किया। बेल्टोवर ने एक मृत मैना बम विकसित किया है। कीमियागर का कांपता हुआ शरीर एक पल के लिए रुक गया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी कांप रही थीं, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो। मुझे यकीन है कि यह उन बच्चों की वजह से हुआ है जो 15 साल पहले मर गए, साथ ही उन लोगों की भी वजह से हुआ है जिन्हें पिछले 10 सालों से गिनी पिग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने या तो रोने या कराहने जैसी आवाज निकाली और अपना चेहरा ढक लिया। वह एक नौसिखिया कीमियागर था जो 10 साल पहले सच्चाई का पता लगाने के बाद भाग गया था। अब अधेड़ उम्र के इस व्यक्ति को अपने शरीर में घुटन भरा डर महसूस हो रहा था। यह अपराध बोध से उत्पन्न भय था। उस समय वह व्यक्ति जो भय के दलदल में डूब रहा था, उसने पादरी की आवाज सुनी।
मैं अल्केमिस्ट के घंटाघर को नष्ट करने की योजना बना रहा हूं। उसने पुजारी को एक और शब्द कहते सुना। निश्चित रूप से, इसे अवश्य नष्ट कर दो। ये वाक्य भय के बीच बिजली की तरह गरज उठा। वह आदमी जो सिकुड़ गया था, उसने अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे से हटा लिया और पादरी की ओर देखा। पादरी के चेहरे पर एक डरावना भाव था। उसकी उदासीन निगाहें, जिसमें न तो खुशी, न गुस्सा, न ही समर्थन दिख रहा था, डरावनी थीं। पादरी ने फिर से बोलना शुरू किया। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, तुम कौन हो? केल ने नीचे की ओर उस मुड़े हुए आदमी की ओर देखा। वह बुरा लेकिन अच्छा इंसान था। यद्यपि उनकी योग्यताएं औसत थीं, फिर भी वे विवेक, अपराध बोध और जिम्मेदारी की भावना वाले व्यक्ति थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पछताना जानते थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अपनी नैतिकता थी। केल ने यह निश्चय कर लिया था कि जब वह साम्राज्य में सूर्य देवता के चच को पुनः स्थापित करेंगे तो अकेले चच के कारण ये कार्य कठिन हो जाएगा। इसका मतलब यह था कि उसे शक्ति के एक अन्य स्रोत की भी आवश्यकता थी। यही कारण था कि केल ने विपर किंगडम के गृहयुद्ध के बारे में सोचा था। उसने उन जादूगरों के बारे में सोचा जो मैजिक टॉवर का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने मैजिक टॉवर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और छिप गए थे। उन्हें यकीन था कि ऐसी ही स्थिति में कुछ कीमियागर भी होंगे, भले ही उनकी संख्या बहुत कम हो। उसे उन्हें सतह पर लाने की जरूरत थी। उन्हें भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनका नेता बन सके। ये नेतृत्वकर्ता वह व्यक्ति था जिसे केल काम पर लगाने का प्रयास कर रहा था। कैले के मन में राउन की आवाज सुनाई दे रही थी। मानव, क्या 15 साल पहले भी उन बेचारे बच्चों पर शराब का प्रयोग हुआ था? कौन जानता है? केल को ये जानने का कोई तरीका नहीं था। वे सभी उसके लिए लगभग एक जैसे थे। उस समय उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनी। रीस टेका, यह मेरा नाम है। रीस टेका, एक नौसिखिया कीमियागर जिसके पास सामान्य कौशल है, जो साम्राज्य के दक्षिणी कीमिया टॉवर में प्रशिक्षु के रूप में सिर्फ 1 महीने के लिए था। उसने 11 साल में पहली बार अपना नाम कहा था। जैसे ही उसने अपना नाम लिया, उसे 11 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। 1 महीना। उन्होंने मुझे, एक प्रशिक्षु को, 1 महीने के लिए झुगी झोपड़ियों के बच्चों का प्रभारी बना दिया। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे राजधानी से थे। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं उनकी देखभाल करता था और वह उनसे घनिष्ठ हो गया था। फिर 1 महीने बाद मैंने एक प्रयोग देखा। उस प्रयोग के दौरान री के कंधे हिल गए। दुबले पतले अधेड़ आदमी का शरीर ऐसा लग रहा था मानो गिर जाएगा। उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ रखा था जिसके साथ वह सबसे ज्यादा नजदीक था। वह बच्चे को बचाना चाहता था। उस समय बच्चे के नाखूनों ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को खरोंच दिया था और री को मृत मानने जहर दे दिया था। दक्षिणी कीमिया टॉवर ने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने अपनी कलाई काट ली थी और भागना शुरू कर दिया था। वह पागलों की तरह भाग रहा था। उन्होंने 1 साल बाद उसका पीछा करना बंद कर दिया, मानो उन्हें लगा कि वह मर चुका है। मैंने देखा कि वे लोग उस प्रयोग के दौरान क्या कर रहे थे। रीस टेका, मैं यहाँ आपकी कहानी सुनने नहीं आया हूँ। री ने पुजारी की ओर देखा। मैं तुम्हें काम पर रखने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें पैसे मिलते रहें। उन शब्दों ने रीस टेका को शांत कर दिया। फिर उसने टेबल पर रखी मृत मैना की बोतल की ओर देखा। उसने बेल टॉवर के रहस्यों वाले दस्तावेज भी देखे। उसके सामने बैठा पुजारी गंभीर था। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। मेरी शर्तें चाहे जो भी हो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? पादरी का प्रश्न सुनकर रीस टेका ने कांपती आवाज में पूछा। उद्धरण चिन्ह ... आप बेल टॉवर को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। री उछल पड़ी। फिर वह कमरे के एक कोने में गया और एक लकड़ी का तख्ता उठाया। उसके नीचे एक बक्सा था। री ने बोतल खोली और एक कांच का जार निकाला। खटखट। उसने जार को मेज के ऊपर रख दिया। जार के अंदर एक काला हाथ था। एक ऐसा हाथ जो सड़ेगा नहीं। उस हाथ के पीछे एक छोटी सी खरोंच थी। रीस टेका उस हाथ को नहीं छोड़ पा रही थी जिसने बच्चे को पकड़ रखा था। केल देख सकता था कि री की आंखों में अपराधबोध और क्रोध जल रहा था। केल ने बोलना शुरू किया। मेरा इंतजार करो, मैं अनुबंध लेकर वापस आऊंगा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। कृपया मुझे अपना अपराधबोध दूर करने में मदद करें। केल एक पल के लिए रुका और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने री की ओर देखा जो उसे गौर से देख रही थी, और बोलना शुरू किया। यदि आप बदले में यही चाहते हैं तो हम यही करेंगे। हालांकि केल शांत दिख रहा था, लेकिन री ने भौहें सिकुड़नी शुरू कर दी। उसके होठों के कोने कांप रहे थे। केल ने उस जर्जर घर को छोड़ने से पहले उससे एक आखिरी बात कही। ठंडा पानी पी लो और होश में आ जाओ।
मुझे शराबियों से कोई खास मतलब नहीं है। चीख। ये कहकर केल चला गया और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। रीस टेकर ने कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखा, फिर ठंडे पानी का कटोरा उठाया और अंदर का सारा पानी पी लिया। उफ। खटखट। उसने कटोरा वापस मेज पर रख दिया और बोलना शुरू किया। अब मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। पिछले 11 वर्षों से उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ था। जांच का पहला दिन। युवराज अल्बरू ने सूर्य देवता के वेटिकन चर्च की ओर देखा और केल से फुसफुसा कर कहा, क्या गुप्त कमरे में कोई गुप्त मेज है? उनकी बेहद दोस्ताना दिखने वाली मुद्रा ने गार्ड, सचिवों और नौकरों को उत्सुक कर दिया, लेकिन इनमें से कोई भी केल का मुद्दा नहीं था। केल ने अल्बरू के सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ महाराज, जाहिर है ये खजाने का ढेर है। हम। अल्बरू ने घुरघुराहट की और अपनी मुस्कान छुपा ली। केल ने अल्बरू को देखा और उसे याद आया कि संत जैक ने उससे क्या कहा था। उद्धरण ... मुझे यकीन नहीं है कि वे कंडेमनेशन ऑफ द सन को खोजने में कामयाब हुए या नहीं। सूर्य की निंदा। ये नाम ही संत के लिए काफी अद्भुत था जब वह दुश्मनों से लड़े और विश्वासियों को इकट्ठा किया।